पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको हर तरह की डेफिनेटिव कंसेप्ट के वाया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाएं कि भाई क्या है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन सिम्मी रिकॉन्सिलिएशन है या मर्जर है? रिकॉन्सिलिएशन है। नेशनल इंटीग्रेशन एग्लोमरेशन है या असिमिलेशन है? गलत है। एग्लोमरेशन है कि असिमिलेशन है? कहने असिमिलेशन, बहुत चालू बच्चे ऐसे कहने लगे थे बोल असिमिलेशन, लेकिन एग्लोमरेशन कर दिया एंड में, क्या करूं। नेशनल इंटीग्रेशन कोहेजन है कि फ्यूजन है? कोहेजन है। यार लेक्चर सुनो अच्छे से, ऐसे ही एमसीक्यू आ जाए। नेशनल इंटीग्रेशन 4 ऑप्शन दी हो, एक ऑप्शन हो मर्जर, एक ऑप्शन हो असिमिलिएशन, एक ऑप्शन हो यूनिफॉर्मिटी, एक ऑप्शन हो कोहेजन, तो आंसर इज कोहेजन। बाकी तीनों गलत हैं। फिर कहेंगे ये टॉपिक कहाँ से, यही है बस। ऐसे के पेपर में भी आएगा, एथिक्स में भी आएगा, इंटरव्यू में भी आएगा, लाइफ में आएगा। ओके चलें आगे बढ़े। तो उसी नेशनल इंटीग्रेशन की कंसेप्ट को समझते हुए हमने ये देखा कि भारत के स्तर पर नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने में कुछ अड़चने हैं, फ्यू ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर। उन ऑब्स्ट्रक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे। रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रीजनलिज्म हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, रीजनलिज्म एक समस्या है जो नेशनल इंटीग्रेशन अचीव नहीं होने देती। मुद्दे की बात, रीजनलिज्म क्या है? इट इज़ अ सब नेशनलिज्म एंड सब टेरिटोरियल लॉयल्टी। सब नेशनलिज्म एंड सब टेरिटोरियल लॉयल्टी यानी कि किसी एक क्षेत्र के, या आप एक राज्य कह लीजिए, लोग हैं यानी कि समूह, कम्युनिटी है, उसकी लॉयल्टी नेशन, उसकी लॉयल्टी नेशनल कैरेक्टर की बजाय अपने रीजन के प्रति अधिक है। उसका राष्ट्रवाद अपने क्षेत्र से परिभाषित हो रहा है। उसका राष्ट्रवाद नेशनल टेरिटरी से ओवरलैप नहीं कर रहा है, वो अपने क्षेत्र तक सीमित है। ये रीजनलिज्म का एक परिभाषा हो सकती है। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि वो पंजाब से प्रांत से है, मान लीजिए पंजाबी हैं, वो पंजाब की नीतियों को, पंजाब के कल्चर को, कस्टम मैनर को एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर नेशन के तौर पर आइडेंटिटी दिलाना चाहता है। राष्ट्रीय नीतियाँ, राष्ट्रीय लेवल का कल्चर उसके स्टेट के कल्चर, उसकी स्टेट की पॉलिसीज़ के सामने बहुत छोटा है। वो अपनी ज़्यादा सहमति, अपनी ज़्यादा एस्पिरेशंस को फुलफ़िल होते अपने उस रीजन से देखता है। अपनी भाषा को लेकर के, अपने कल्चर को लेकर के, अपने फेथ सिस्टम, अपने उस रीजन के लोगों को लेकर के वो ज़्यादा समर्पित है एज़ कम्पेयर टू नेशन। तो वो स्टेट ऑब्लिगेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू नेशन। और एक तरह से एक पॉइंट तक वो चला जाता है कि जब नेशन को वो काउंटर फोर्स की तरह देखने लगता है, जब वो नेशन को सोर्स ऑफ एट्रॉसिटीज़, सोर्स ऑफ सप्रेशन भी देखने लगता है, तब वो असर्टिव होता है और वो ये कहता है कि नाउ आई वांट अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस that is free from the influences, interferences, interventions of the national or the central or the union government. It is somewhere regionalism. आई बात समझ में? तो इस तरह की टेंडेंसीज क्रिएट होती हैं। वही यहाँ पर बताया गया कि वी हैव नेशनलिज्म बट इट इज़ अ सब नेशनलिज्म। लॉयल्टी टूवर्ड्स रीजन, लॉयल्टी टूवर्ड्स सब रीजन ऑफ दैट रीजन। तो कई बार ये भी होता है, आप एक स्टेट के भी किसी एक पार्ट के तरफ ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं। या आप अक्सर पॉपुलर कल्चर्स में भी देख लेते हैं कि हम माझे वाले, हम मालवा के। एक तो देखो, एक आपके अंदर रीजनलिज्म आएगा, जैसे पंजाबी, उसमें भी रीजनलिज्म की आप बात करेंगे। मालवा के मूवीज़ भी बनती हैं, आप देखिए अमृतसर से दोआबा, माझा, इस तरह की बातें आप सुनते रहेंगे। अमृतसर टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू अमृतसर, ये बताया जाएगा कि कहाँ क्या मालवा कल्चर है, क्या दोआबा कल्चर है, क्या माझा कल्चर। आई बात समझ में? तो एक नेशन के तहत एक रीजन के प्रति लॉयल्टी, उस रीजन में भी आगे एक पर्टिकुलर रीजन के प्रति लॉयल्टी, ऐसा भी होता है। ओके, ये समझ में आ गई? एक तो लॉयल्टी होगी आपकी, हो सकती है महाराष्ट्र, मराठा,
उसमें भी फर्दर लॉयल्टी आगे और विदर्भ, उसमें भी आगे फर्दर विदर्भ, अब आपको विदर्भ प्रदेश चाहिए। समझ आई बात? दैट इज़, तो ये होता रहता है। असी पटियाला शाही सुना होगा, हम पटियालवी होते हैं, पटियाला शाही पग, पटियालवी कल्चर, पटियालवी हेरिटेज, वो और किसी को कोई समझ ही नहीं रहे, वो मुंह देखते कहते है कौन ये। तो पंजाबी में भी आगे और सब डिवीजन, दैट इज़ द कंसेप्ट। क्लियर? लेकिन जब ये पॉलिटिकली एक्सप्रेस होना चाहता है एक टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस के साथ, ऑटोनॉमी के साथ, इंडिपेंडेंस की बात होगी तो सेसेशन जाएगा, ऑटोनॉमी की बात जाएगी तो एक सेपरेट स्टेट हो जाएगा। तो मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक ऑटोनॉमी के साथ, एक इंडिपेंडेंस के साथ जब ये थॉट्स पॉलिटिकली एक्सप्रेस होना चाहते हैं, रीजनलिज्म हो जाता है, क्षेत्रवाद हो जाता है। आई बात समझ में? तो इट इज़ सब नेशनलिज्म एंड सब टेरिटोरियल लॉयल्टी, इट इज़ अ सब्सिडरी प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन इंडिया। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुई इंडिया में, तो जब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुई तो क्या हुआ, पहले तो रियासतें भारत में मिली, फिर भारत में जब रियासतें मिल गई तो अब भारत में ही भारतीय राज्य मिले, तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ, ताकि इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट बनाए, है ना अजय? तो एक तरह से इट वॉज अ होल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। उस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया का ये एक सब्सिडरी प्रक्रिया है, मतलब कि उसी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया में हमने कुछ एलिमेंट्स थे रीजनलिज्म के जिनको बेस बना दिया इंटीग्रेशन का, दैट इज़ द लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्टेट हमने बनाए, तो उस लिंग्विस्टिक स्टेट के वाया ही ये चेतना ज़्यादा जागृत हो गई कि भाई अब तो भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। जैसे कि 1953 में जब आंध्र पहला भाषा के आधार पर राज्य बना, तो फिर और क्षेत्रों में भी ये बात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। तो जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ इंडिया में पॉलिटिकल, उसी के एक सब्सिडरी प्रक्रिया के तहत ये रीजनलिज्म भी जन्मा। बोडो लोग बोडोलैंड, गोरखा एरिया गोरखालैंड, विदर्भ का क्षेत्र, इस तरह से। तो रीजनलिज्म की मांग बहुत तेज हुई। तमिल के क्षेत्र ने जितना भी दक्षिण का क्षेत्र है उसने द्रविड़ नाड़ की मांग की, द्रविड़ नाडु। तो वो नागा पीपल ने नागा क्षेत्र की बात की। तो कहीं एथनिसिटी है, कहीं लैंग्वेज है, कहीं रिलीजन है, कहीं लोकल कल्चर है। ये सारे ग्राउंड्स के बेसिस पर रीजनलिज्म पनपता रहा और ये प्रक्रिया उभरी जब इनको एक्सप्रेशन नहीं मिला, इन्हें वॉइस नहीं मिला उस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वाले प्रोसेस में। ये खुद को कहीं पाए नहीं, ये खुद को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाए, तो ये खुद को स्वायत्त करना चाहते थे। आई बात समझ में? तो इट इज़ एक्सप्लेन्ड that it is a subsidiary process of political integration in India, manifestation of those residual elements which do not find expression in the national polity and national culture, and being excluded from the centrality of the new policy, express themselves in a political discontent and a political exclusionism. समझ आई? देश की वो जो नई सरकारें, देश की वो जो नई राजनीतिक व्यवस्था जिसका केंद्र संसद है, जिसका केंद्र राज्यों की विधानसभाएं हैं, देश की वो जो नई विचारधारा जिसमें तहत संविधान सबसे बड़ा धर्म भी बना है, सबसे बड़ा कानून और सबसे बड़ा सिद्धांत भी बना है, जिससे पॉलिटिकल कंट्री चलेगी। आपकी पर्सनल लाइफ आप कल्चर रिलीजन के वाया चलाइए, पॉलिटिकली ये नेशन कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। पॉलिटिकली जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनकी जो मान्यता है, उनको शपथ जो है वो संविधान की आएगी, उनका वो रिलीजन कल्चर कस्टम है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके तहत उन्हें चलना है। इस सारी व्यवस्था में, इस इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिटी, इस सेंट्रलिस्ट टेंडेंसी ऑफ लॉ मेकिंग, इस सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ नेशनल पॉलिसी मेकिंग में ये जो वर्ग खुद को कहीं देख नहीं पा रहा, अपनी वॉइस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये वर्ग खुद को असर्टिव करैक्टर में कन्वर्ट करता है और ये अपने लिए वही राजनीतिक अधिकार, वही स्थान, वही सम्मान चाहता है जो इसे लगता है कि इसके उस पर्टिकुलर क्षेत्र से सीमित हो करके इसे मिलेंगे। अगर इनका क्षेत्र इनको दे दिया जाए, इन्हें वहाँ से इंडिपेंडेंट किया जाए, यानी कि इन्हें वहाँ पर ऑटोनॉमस किया जाए, तो ये अपने लिए बेहतर नीतियाँ, अपने लिए बेहतर योजनाएं, अपनी भाषा, अपने कल्चर कस्टम मैनर को बेहतर कंजर्व कर सकते हैं, बेहतर प्रमोट कर सकते हैं, ये बेहतर स्थान बना सकते हैं इस देश में अपना। उसके लिए इन्हें इनके क्षेत्र के आधार पर स्वायत्तता दे दी जाए, यही क्षेत्रीयता है।
रीजनलिज्म है। इतनी बात समझ में आई? तो डेफिनेशन यही बताती है कि वो वर्ग चूक गए। वो ये मानते हैं कि इस जो कंट्री का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन प्रोसेस था उसके तहत जो प्रोग्रेस हमें भी मिलनी चाहिए थी, जो देश के स्तर पर नीतियाँ, संविधान बनने के बाद आने वाले कानून, उसके तहत जो हमारा भी मुख्य स्थान होना चाहिए था, हम भी केंद्र में हो राजनीति के, हम भी केंद्र में हो नीतियों के, हम भी केंद्र में हो देश को दिशा देने के मार्ग में, हमें वो केंद्र से विस्थापित किया गया है। हम केंद्र में अब तब आ सकते हैं जब हमारा खुद का एक स्थान हो, हम उसके केंद्र में आएंगे, हमारी खुद की एक प्लेस होगी, हम उसके सेंटर में आएंगे। और खुद की वो प्लेस हमें तब मिलेगी जब हम नेशनल लेवल पर डोमिनेटिंग फोर्सेस को बीट करके अपने एक प्लेस में खुद की डोमिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो रीजनलिज्म के लिए नई आवाज़, चाहे वो फिर भाषा को बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बचाने की लड़ाई हो, मुद्दा यही था कि अगर हमारा स्वयं का एक स्थान हो, उस स्थान में हम अपने तरह से विकसित होंगे, हम अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, पॉलिटिकल आइडेंटिटी को बचा पाएंगे। जैसे आप ये कहते हैं कि भाई अगर आपको अपनी थॉट प्रोसेस, अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी स्टडी, किसी भी चीज़ को जब बचाना होता है तो आप अपना एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। आप कहते हैं मुझे मेरा ठिकाना दे दो, मुझे मेरा स्टडी टेबल दे दो, तब आपको पूरे घर से सरोकार नहीं रहता। उस समय में आप ये कहते हैं कि एटलीस्ट मेरे इस स्फेयर में तो मैं ही हूँ, फिर मेरी ही चलनी चाहिए, प्लीज़ गिव मी माई स्पेस। तो आप निजी ज़िंदगी में भी तो मांगते हैं ना। तो इसी तरह से वो एक स्पेस मांग रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ में। कहाँ पर? एक टेरिटोरियल बॉडी में, एक लैंड मांग रहे हैं। ओके, इट इज़ द रीजनलिज्म। It is a subsidiary process of political integration in India, manifestation of those residual elements which do not find expressions in the national polity and national culture, and being excluded from the centrality of the new policy, express themselves in a political discontent and political exclusionism। समझ आई बात? क्लियर हो गई कहानी? तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन में एक बाधा ही हुई ना, क्योंकि रीजनलिज्म का बिल्कुल उल्टा ही कंसेप्ट नेशनल इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमने नेशनल इंटीग्रेशन अचीव ही कैसे की थी मेरे पुत्र? हमने नेशनल इंटीग्रेशन अचीव ही ऐसे की थी कि हमने रीजनल आइडेंटिटीज़ को एक्नॉलेज किया था। हमने रीजनल आइडेंटिटीज़ को सिमी एकोमोडेट किया था ना। भाषा के आधार पर राज्य क्यों बनाए गए थे? 3 लैंग्वेज फार्मूला क्यों लेकर के आए थे? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए लिंग्विस्टिक ऑफिसर क्यों अपॉइंट किया गया था? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लैंग्वेज में क्यों रखा गया बच्चों के लिए? सारे विचारों पर चीज़ को देखो। हमने नेशनल इंटीग्रेशन हो इसलिए तो इस तरह के सब नेशनल कल्चर, उनकी आइडेंटिटी और इस डाइवर्सिटी को चेरिश किया था। संविधान यही तो करता है। लेकिन ये इसलिए किया गया था कि एंड प्रोडक्ट, आउटकम यूनिटी में आए, देश यूनिफाइड रहे। एंड प्रोडक्ट क्या है? यूनिटी। और ये डाइवर्सिटी को चेरिश करना, इसे पॉलिटिकली प्रोटेक्ट करना, ये बताता है कि देश यूनिफॉर्मिटी नहीं चाहता था, देश यूनिटी चाहता था। तो यूनिटी तभी होगी जब हम लोगों को उनके कल्चर, कस्टम, मैनर को एक्सप्रेस करने, एंजॉय करने, प्रमोट करने का अवसर देंगे। और अपने इस कल्चर, कस्टम, मैनर को विकसित करने के लिए उन्हें वो संसाधन, वो संपन्नता प्रदान करेंगे, वो क्षेत्र प्रदान करेंगे। ये हमने किया। लेकिन मुद्दे की बात यही है कि सोसाइटी में नंबर वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, डोमिनेंस वाइज, एक्सप्रेशन वाइज, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें, जाति के कॉन्टेक्स्ट में देखें, धर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखें, वेरिएशंस बहुत हैं। तो कभी भी एक फोर्स दूसरी फोर्स पे डोमिनेट होती रही। एक कल्चर दूसरे कल्चर पर, एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज पर, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर, एक रिलीजन, एक एथनिसिटी दूसरी रिलीजन और एथनिसिटी पर डोमिनेट होती रही। इस डोमिनेशन के तहत आप सफरिंग्स में ही रहे और ऐसे में आप ऑलवेज थ्रेटेंड रहे। आप एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, आपकी लैंग्वेज, कल्चर, आपकी आइडेंटिटी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। फिर इस चीज़ से प्रभावित होकर के आपने ऑलवेज उस डोमिनेटिंग सेटअप से बाहर निकलना चाहा, अपने लिए कुछ क्षेत्र कॉर्नर करना चाहा, कुछ लैंड कॉर्नर करना चाहा कि एटलीस्ट वहाँ पर आप महफूज रहेंगे। लार्जर सोसाइटी में नहीं तो एटलीस्ट अपने स्मॉल क्लोज्ड सोसाइटी में आपका सिस्टम, आपकी डोमिनेशन मजबूत रहेगी। तो ये उपाय रहता है हर इंसान का कि एक बड़े ग्रुप में डोमिनेटिंग नहीं हो पा रहे तो उस ग्रुप से बाहर होकर छोटा ग्रुप बना लो, उसमें डोमिनेटिंग हो जाओ। तो वो डोमिनेशंस रही हैं। कहीं ना कहीं सरकारें केंद्र और राज्य स्तर पर चूकी हैं उन्हें प्रोटेक्शन देने में। कहीं ना कहीं हम चूके हैं नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम में, क्योंकि पॉपुलर डेमोक्रेसी सिस्टम में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम में जो क्षेत्रवाद, जो हमने रीजनल एस्पिरेशंस का एकोमोडेट किया फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, वो अल्टीमेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स का बेस बन गई चीज़ें। और फिर नेता
जिसके पीछे पहले से संख्या बल नहीं है, उसे एक बने हुए संख्या बल को तोड़ना मुश्किल है। वो इन क्षेत्रवाद के सिद्धांतों के आधार पर लोगों को एक नए संख्या बल में बदल रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है। आपकी नेशनल लेवल पॉलिसीज़ में, स्टेट लेवल पॉलिसीज़ में कोई जगह नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा या पॉलिटिक्स उस लेवल का नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड अच्छी बन जाती है कि आप ये देखें कि लोग किस बात से डिसइंटेंट हैं इस समय में, तो आप उनके उस मुद्दे को इनकैश करके उन्हें अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसा एक लंबा पॉलिटिकल सिस्टम चला। मैं नहीं कहता ये गलत थे, लोगों ने उन्हें नेता इसलिए माना, लोगों के एस्पिरेशंस को सर्व कर रहे हैं वो, आई बात समझ में। और बहुत से देश को कद्दावर नेता ऐसे मिले भी हैं जिन्होंने सेपरेट स्टेट की मांग की है, वो बाद में मुख्यमंत्री भी बने सेपरेट स्टेट बनने के बाद। ऐसी बात नहीं है कि वो जन समर्थक नहीं थे, वो उनके हितों में काम नहीं करते थे, लेकिन एक समय में ये एक बना बनाया तैयार मुद्दा था जब आप तेज़ी से राजनीति में ऊपर उठ सकते हैं। भाषा की बात करके आप तुरंत ऊपर उठ सकते हैं, दूसरी भाषाओं पर कालक पोत करके आप एकदम से लाइमलाइट में आ सकते हैं। आप ये कैंपेन चला सकते हैं क्योंकि आपने वर्कर की सपोर्ट में, एग्रीकल्चरल लेबरर की सपोर्ट में, वुमन की एम्पावरमेंट की सपोर्ट में और चाइल्ड डेवलपमेंट की सपोर्ट, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, समय दिया ही नहीं है एक जन नायक के तौर पर, तो आपके पीछे जन आधार क्यों आए? तो फिर जो लंबे समय के एग्जिस्टिंग मुद्दे हैं, क्यों ना उनको आग दे करके उसके बेसिस पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकी जाएं। तो फिर ये रेडीमेडली अवेलेबल मुद्दे होते हैं, तो वो ओवर द नाइट इजी हो जाता है कि कहीं पर बोर्ड में 3 भाषाओं में अगर डिस्टेंस या जगह का नाम लिखा है तो बाकी 2 लीप दो, पोत दो, एक को समर्थन करो, तो फिर एकदम से लोग साथ में आ जाएंगे। तो ये भी एक कारण रहा कि इस तरह की सस्ती राजनीति, छोटे स्तर पर करने वाली राजनीति ने भी बहुत हवा दी इस रीजनलिज्म के मुद्दे को। एक तरफ डोमिनेंस एक जेन्युइन फैक्टर था, एक तरफ मेजॉरिटी कल्चर डोमिनेट ना कर जाए माइनॉरिटीज़ में जेन्युइन डर था, एक तरफ एथनिक लेवल पर ये लार्ज एथनिक ग्रुप स्मॉल एथनिक ग्रुप की डाइवर्सिटी को खा ना जाए ये भी डर था, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी में पॉपुलर इलेक्शन सिस्टम के तहत वोट बैंक मोबिलाइजेशन की राजनीति ने भी बहुत से खिलाड़ियों को अवसर दिया कि वो इस मुद्दे को और हवा दें। इसलिए नेशनल सेंटीमेंट क्रिएट करने की बजाय नेशनल इश्यूज़ पर आप कितने को लोगों को साथ जोड़ लेंगे? बहुत लंबा समय लगेगा, फिर उतना काम भी करना पड़ेगा। तो रीजनल इश्यूज़ पे, रीजनल में भी सब रीजनल इश्यूज़ पे लोगों को जोड़ना ज़्यादा आसान रहता है। जैसे आप मान लीजिए बिहार में ही है, किसी एक छोटे रीजन में आपका दबदबा है, जैसे मिथिला क्षेत्र या और क्षेत्र, वहाँ की ही किसी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में डलवाने के लिए आप एक मूवमेंट शुरू कर दें तो वो क्षेत्र के लोग जुड़ जाएंगे। बात को समझो। तो ये बिल्ट इन फैक्टर काम करते रहे। ये नेशनल इंटीग्रेशन के मामले में चूके सरकारें चूकी केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर संविधान के प्रावधानों को सही मायने में लागू कराया होता तो नेशनल इंटीग्रेशन के सामने ये मुद्दे छोटे पड़ जाते, रीजनलिज्म की आवश्यकता न पड़ती। अगर विदर्भ प्रदेश का सही विकास हुआ होता तो विदर्भ के लोग विकास के लिए नाम पर फिर अलग राज्य ना मांगते। बात को समझिए। अगर सही समय पर पंजाब के क्षेत्र में राजनीतिक टर्बुलेंसेस को रोक लिया जाता, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांगली निटेड कल्चरल सोसाइटी को ब्रेक करने के लिए कुछ नेक्सस क्रिएट ना करती, कुछ लोगों को इंड्यूस ना करती कि यहाँ की पॉलिटिक्स को वीक किया जाए, सेंध लगाई जाए, तो अंततः वो टर्बुलेंसेस क्रिएट ही ना होती। और वो जो ना क्रिएट होती तो फिर गवर्नमेंट को बाद में रिप्रेसिव और सप्रेसिव मोड में ना आना पड़ता, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एशियन गेम्स में जाने के समय फ्रिस्किंग ना होती, फिर उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन की भावनाएं ना आती, तो अंततः वो टर्मोइल होता ही ना। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लेवल पर चूकी हैं सरकारें भी, ऐसी बात नहीं है, संविधान में दिए प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई। एक तो वो चूक है बड़े स्तर पर। हम राष्ट्रीय सेंटीमेंट सिर्फ ख्यालों से, बातों से पैदा नहीं कर सकते। जब उस समाज का, उस जाति का, उस क्षेत्र के लोगों का विकास राष्ट्रीय नीतियों से होगा, वो तब जुड़ाव महसूस करेंगे। जब होगा ही नहीं तो वो जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। उनके संसाधन जब लेकर के दूसरे राज्यों को या दूसरे क्षेत्रों का विकास होगा तो वो यही महसूस करेंगे कि हमारे साथ भेदभाव की राजनीति हो रही, ये एक तरह का हमारे साथ सौतेलापन है। तो फिर वो ये महसूस करेंगे कि ये तो हमारे हुए, संसाधन तो हमारे थे, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे राज्य का विकास कहाँ खड़ा है। ऐसे ही आदिवासियों ने महसूस किया कि सारे मिनरल, सारे फॉरेस्ट हमसे लेकर के कॉरपोरेट्स को दे दिए और पावर हाउसेस को दे दिए, सरकार ने ले लिए, तो फिर वहाँ पर आदिवासी भी डिसएंचेंट खड़ा है और वहाँ पर आपने देखा माओवाद है, तो वो उसे माओइस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देना चाहता है। वो अपनी ही गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहता है जिसमें कि इंडियन और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही ना हो। तो ये एक लेवल पर चूक रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कमी रही है, सोशल डेवलपमेंट में कमी रही है, इकोनॉमिक
फैक्टर्स उतने नहीं स्ट्रेंथन कर पाए हम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़ नहीं दे पाए हम। दूसरी तरफ से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो लोकल प्लेयर्स का क्विक वोट बैंक मोबिलाइज करने का प्रोसेस भी रहा है। और तीसरी तरफ से स्टॉन्च मैनर में स्टॉन्चली एम्बेडेड कल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया कल्चरली भारत बहुत पुराना है, हज़ारों वर्ष से पॉलिटिकल भारत बहुत नया है। तो वो जो कल्चरल भारत है वो पॉलिटिकल भारत पे ऑलवेज हावी होता रहता है, ये समस्या रहती है। तो इस वजह से रीजनल कनेक्टिविटी लोगों की हमेशा ज़्यादा रही, क्योंकि फिर राज्य भी रीजनलिज्म के कंसेप्ट के आधार पर लिंग्विस्टिकली बना दिए गए थे। तो उसने एक लेजिटिमेट ग्राउंड भी दे दी लोगों को मांग पैदा करने की, और एक मांग देनी शुरू हुई तो फिर कई पैदा हो। तो यहाँ पर ये एक ऑब्स्ट्रक्शन था। किस किस मैनर में एक्सप्रेशन होता रहा, मैंने बताया कि कुछ राज्यों की तरफ से सेसेशन की मांग, जैसे कि खालिस्तान की बात होती रही पंजाब में, द्रविड़ नाडु धीरे के दक्षिण के राज्यों की जब हम बात करते हैं, मीज़ोस, नागास, ये सेसेशन की तरफ जाते रहे कि भाई हमें सेसीड करना है, हमें इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर उभर करके आना है। इसी तरह से सेपरेट स्टेटहुड, जैसे तेलंगाना, आंध्र से आपने देखा, जैसे बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, ये सारे सेपरेट, जैसे पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, जैसे हरित प्रदेश वेस्टर्न यूपी, वैसे बुंदेलखंड का इलाका, ये सेपरेट स्टेटहुड मांगते रहे। कारण रहा इनका कि डेवलपमेंट की कमी रही, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ इनको नहीं मिल पाई। बुंदेलखंड की हालत आप देख लीजिए, एग्रीकल्चर में सफ़र कर रहा है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। फुल स्टेटहुड, तो यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो फुल स्टेटहुड का दर्जा आप लंबे समय से देखते हैं। आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार वो फुल स्टेटहुड की मांग कर रही है। वो ये कह रही है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज़ डोमिनेटिंग द एरियाज़ ऑफ पुलिस, द लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, and ultimately we are not capable to manage the territory that we are holding by the way of a municipal corporation. They are